Hey guys, welcome back to the channel. This is Utkarsh and you guys are watching the Nomadic Geek. तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हो फॉर जर्मन डी स्टूडेंट वीज़ा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वीएफएस ग्लोबल में मांगे जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बताऊंगा और लाइन बाय लाइन सारी डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी वीज़ा रिगार्डिंग डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और आई होप आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, उसमें सबसे पहले आपको 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो आपको हमेशा जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाओगे वीज़ा के लिए आपको वो डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज चाहिए। एक कॉपी आपकी जर्मन एम्बेसी जाती है, दूसरी कॉपी आपकी जर्मनी जाती है फिजिकली। तो यार ये चीज़ ध्यान रखना, आपको 2 कॉपी ले जानी है। बट मेरे केस में क्या हुआ था, मैं 4 कॉपी लेके गया था। 4 कॉपी क्यों? क्योंकि 2 कॉपी मैंने फिल्ड थी और बाकी की 2 कॉपी वो मैं अनफिल्ड लेके गया था। अगर इन केस मेरी जो वो 2 कॉपी वेस्ट हो जाती है या किसी तरह स्पॉइल हो जाती है या फिर उस कॉपीज़ में मुझे रिजेक्शन मिल जाता है तो मेरे पास 2 कॉपी थी, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस हो जाती है। आपको हमेशा 4 कॉपी लेके जानी है, 2 कॉपी आप पे काम आएगी, 2 कॉपी आपको एक अपनी बैकअप प्लान के लिए रेडी रहना है। तो यार सबसे पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो है हमारा वैलिड पासपोर्ट। वैलिड मतलब कि जो वो डेट ऑफ एक्सपायरी 4 या 5 साल की एक्सपायरी बची हो तो वो वैलिड पासपोर्ट होगी। नेक्स्ट आपके यार 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म आते हैं डॉक्यूमेंट में। सबसे पहला फॉर्म होता है वीडेक्स फॉर्म, जो कि आपको लॉन्ग टर्म स्टे वीडेक्स फॉर्म चाहिए। वो भी मैंने आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी। इसके लिए मैं एक नई वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको मैं तीनों फॉर्म कैसे भरने हैं वो बताऊंगा। और दूसरे फॉर्म आता है हमारे पास फॉर्म नंबर 54 और उसके बाद हमारा तीसरा फॉर्म आ जाता है एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि अगली वीडियो आएगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और उस वीडियो को बिल्कुल मिस आउट मत करना। यार उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है वो आता है पासपोर्ट की फ्रंट पेज और लास्ट पेज की कॉपी। फ्रंट पेज पे आपकी डिटेल्स लिखी होती है, लास्ट पेज पे आपका पूरा एड्रेस लिखा होता है। तो वो दोनों पेज की एक ही सिंगल A4 फोटो कॉपी कराकर आप उसके 4 सेट लेके आ जाओ। कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट होगी, इसमें वीज़ा के लिए कोई भी कलर कॉपी कराने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आप उसको बोलते हो। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने का भी फॉर्मेट है और जो मैंने जिस हिसाब से लिखा था वो फॉर्मेट इधर आ रहा होगा और ये सेम फॉर्मेट मैं आपको गूगल डॉक्स में अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से भी आप ये सेम फॉर्मेट चेकआउट कर सकते हो। ये फॉर्मेट पूरा ऑफिशियल फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में मैंने भी दिया था और इसमें कोई भी रिजेक्शन, कोई भी दिक्कत वीएफएस वालों ने, ना जर्मनी वालों ने, ना जर्मन एम्बेसी वालों ने करे थे। तो ये फॉर्मेट इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मेट, तो आप इसको यूज कर सकते हो बिल्कुल। और आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें आप इसमें लिख दोगे। आपका इंट्रोडक्शन, व्हाई यू वांट टू गो टू जर्मनी, एंड लास्ट वन इज थोड़ी बहुत डिटेल। ये सब चीज़ें वो फॉर्मेट में आप देख लेना अपने आप। फॉर्मेट में अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख दोगे या मोटिवेशन लेटर लिख दोगे तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट नहीं होगा और वीज़ा आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अराउंड 100% हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट ध्यान से रखना और इसको मैं लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर जाके भी चेकआउट करना। तो यार अगला आ जाता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको हमेशा याद रखना है, इसे कभी मिस आउट मत करना। एपीएस सर्टिफिकेट। यार एपीएस ने तो हमारी हालत ख़राब कर दी, 4 से 6 महीने लगे इस एपीएस सर्टिफिकेट को पाने के लिए। तो इस एपीएस सर्टिफिकेट बिल्कुल मत भूलना। अब आजकल डिजिटल एपीएस सर्टिफिकेट आ रहे हैं, तो डिजिटल एपीएस सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी लेना। फ़ोटो कॉपी मैंने इसको कलर्ड कराई थी, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। जो भी हो, इसको आप 4 आइडेंटिकल कॉपी कलर्ड कराना। तो यार अगला हमारा जो डॉक्यूमेंट आता है वो है हमारा एडमिट लेटर। एडमिट लेटर आपको एक पीडीएफ आई होगी, उसको आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालना है, चाहे वो कितने भी पेज की पीडीएफ हो। आपको पूरी पीडीएफ निकालनी है जो आपका एडमिट लेटर की पीडीएफ थी, और उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको 4 कॉपीज़ लानी है और 2 कॉपीज़ उनको देनी है। तो आपको पूरा उसमें सब कुछ लिखा होगा, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है और आपका कोर्स कब स्टार्ट होगा, क्या चीज़ क्या नहीं, आपका एडमिशन कौन से सेमेस्टर में है, ये सारी डिटेल्स लिखी होगी। तो इसकी आपको एक कॉपी लगेगी। या अगला डॉक्यूमेंट आता है कोई भी कंडीशनल एडमिट। अगर आपको कोई कंडीशनल एडमिट मिला है या आपको कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी नहीं है, तो उस हिसाब से भी आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी ला सकते हो वेरीफाई कराने के लिए। नहीं तो आपको एक आइल सर्टिफिकेट या टोएफल सर्टिफिकेट है आपके पास, या गोथे का सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट है पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है, वो लाना है। अगर आप इंग्लिश सर्टिफिकेट तो वैलिड होगा ही होगा, तो आपको एक इंग्लिश सर्टिफिकेट आइल्स के स्कोर बैंड शीट लग जाएगी या टोएफल की स्कोर शीट लग जाएगी। और आपको अगर
गोएथे का कोई सर्टिफिकेट है, जर्मन सर्टिफिकेट है, आपको वो भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो सारे ले आना, 4 कॉपीज। अगला जो डॉक्यूमेंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारी एजुकेशनल डिटेल्स, आपकी 12th, आपकी अगर आप अपने बैचलर्स करी है वो, आपकी 10th, ये सारी डिटेल्स, ये सारी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके, या तो मैरिट सर्टिफिकेट या मार्कशीट्स हैं आपके, या कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एवरीथिंग। आपको सारी डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशन डिटेल से जो रिलेटेड है वो सारी चीज डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, वो सेट। तो अगला डॉक्यूमेंट आता है यार आपका, वो है करिकुलम विटे, सीवी का भी फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, कैसा कैसा फॉर्मेट मैंने यूज किया था। आपको यूरोपास का सीवी बनाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल जो सीवी होता है तो वो भी बना सकते हो। तो यार अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका फाइनेंशियल प्रूफ। तो फाइनेंशियल प्रूफ में आपका ब्लॉग अकाउंट आता है सबसे पहले। तो ब्लॉग अकाउंट में आपको 11,208 यूरोस आपको अपने ब्लॉग अकाउंट में ब्लॉक कराने हैं, जैसा कि आपको पता है। सर्विसेज मैंने पहली बताई थी आपकी, एक्सपेक्ट्रियो, फिनटिपा और कोरेकल है। मैंने एक्सपेक्ट्रियो से किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल एंड इजी टू यूज़ है, सब चीज़ अपने आप ही जाता है। फिनटिपा और कोरेकल में भी सब कुछ ऐसे हो जाता है, बट मैंने एक्सपेक्ट्रियो ही लिया। आपको ब्लॉग अकाउंट का जो फॉर्म आता है वो फॉर्म नंबर 06 होता है, वो आपको डाउनलोड करना है इंक्लूडिंग ऑल दी डेट्स। तो आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, वो फॉर्म की 4 कॉपीज लानी है। आपको वो फॉर्म 2 फॉर्मेट में मिलेंगे, जर्मन फॉर्मेट और इंग्लिश फॉर्मेट में। तो आपको दोनों फॉर्मेट लेके आने हैं। अब आई डोंट नो कि आप उनको कौन सा रिक्वायर्ड है, बट मैंने दोनों फॉर्मेट ही लगा दिए थे। अगला डॉक्यूमेंट आता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ट्यूशन फीस है, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस नहीं है तो मैंने ये चीज नहीं ऑर्डर करी थी। अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो जर्मनी में तो आपकी ट्यूशन फीस जरूर होगी। अगर आपकी ट्यूशन फीस है तो आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रूफ आपको वहां पर प्रेजेंट करनी पड़ेगी, कि वो जो कि बताएगा कि यार आप लोग अफोर्ड कर सकते हो वो ट्यूशन फी, आपके पास इतना फाइनेंशियल बैकअप है, या फिर आपका पेरेंट्स का, या आप सैलरीड हो, आपके पास पहले से आपकी जमा पूंजी रखी पड़ी है, तो आप ये सब उनको दिखा सकते हो। नहीं तो आपको एक अनब्लॉक्ड अकाउंट में और पैसे डालने पड़ेंगे। अनब्लॉक्ड मतलब होता है कि आपका एक 11,208 का यूरोस का ब्लॉक अकाउंट हो गया, प्लस आपने कुछ अमाउंट और डाला ताकि आप वो सेमेस्टर फीस दे सकते हो। और आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा कि आपकी सेमेस्टर फीस कितनी है पर सेमेस्टर या पर ईयर के हिसाब से। तो उसके हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो कैलकुलेट होंगी। कैलकुलेट के हिसाब से आपके पास उतना अमाउंट होना चाहिए ताकि आप सेमेस्टर फीस दे सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मत भूलना, जिसकी भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है और जिसकी ट्यूशन फीस लग रही है। मेरी ट्यूशन फीस 0 है तो मुझे ये सब चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी, तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना। अब अगला जो डॉक्यूमेंट आता है वो है 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर। तो यार पासपोर्ट पिक्चर्स तो बोलते हैं इसमें, बट आपको एग्जैक्टली पासपोर्ट पिक्चर नहीं लानी। इसकी मैं एक लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे आपको एक स्पेसिफिकेशन दे रखी होगी वो इमेजेस कैसे करनी है। वो पासपोर्ट पिक्चर बोल रखी है बट वो पासपोर्ट पिक्चर्स नहीं होती, वो वहाँ की नी की एक डायमेंशन होती है, 45x35 mm की डायमेंशन होती है, ऐसी कुछ होती है। मैं सारा इस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा लिंक, वहाँ से देखना, तो ध्यान रखना। तो यार अब लास्ट डॉक्यूमेंट पे आते हैं अपने, वो है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपके पास 2 तरह के हेल्थ इंश्योरेंस होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो कि वैलिड होता है 180 डेज के लिए, और कुछ कंपनी जैसे एक्सपेक्ट्रियो 185 डेज के लिए लेती है। और दूसरा होता है आपका पब्लिक या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी आपने लिया हो वो भी एक्सपेक्ट्रियो आपको देती है। 120 यूरोस का पड़ा था आप मेरा पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। तो वो 2 हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग डेट्स सर्टिफिकेट आते हैं, वो PDF फॉर्म में होते हैं, उसको आप प्रिंट आउट करा के उसकी 4 कॉपी हर एक सिंगल सर्टिफिकेट की लानी है। एट द टाइम ऑफ अराइवल आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। तो आप डेट्स को ध्यान से देखना, ठीक है। आप बार बार एक्सपेक्ट्रियो में आकर डेट भी चेंज कर सकते हो और आपका एक नया फॉर्म जनरेट हो जाता है। तो इसलिए एक्सपेक्ट्रियो थोड़ा सा मोड ऑफ ईज देता है हम लोगों को, और इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप एक्सपेक्ट्रियो से ही अपना ब्लॉग अकाउंट बनवाओ। तो यार ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हो गए जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे वीज़ा के प्रोसेस के लिए, अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स करने जर्मनी आते हो और जर्मन डी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो एट द टाइम ऑफ योर वीज़ा VFS विजिट। सो यार दिस इज प्रीटी मच द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो जिसको जरूरत है इस वीडियो की। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीडेक्स फॉर्म कैसे भरे। वो 3 जो फॉर्म होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं, अगर ये आपने गलत कर दिए तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। ओके बाय।